हाल ही में बीपीएससी 67वीं का फाइनल रिजल्ट जारी हुआ है, जिसमें काफ़ी लोगों ने बेहतर किया है। लेकिन खुशी की बात है कि बक्सर के एक लाल हैं जिन्होंने कमाल किया है, जिन्हें एसडीएम का पद मिला है और फिलहाल वो हमारे साथ है। नाम है ओम प्रकाश लाल। हम इनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि अब तक जो तैयारी रही उस दौरान इनका क्या एक्सपीरियंसेस रहा, और हम कोशिश करेंगे कि इनसे वैसे लोगों को लाभ मिल सके जो लोग अभी तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले स्वागत सर, आपको समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कितने सालों से तैयारी कर रहे हैं सर? मैं पिछले 17 सालों से इस यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारी में लगा हूँ। पोजीशन क्या मिला इस बार? इस बार बिहार प्रशासनिक सेवा में सीरियल नंबर 17 पर और रैंक 25 पर मेरा चयन हुआ है। अच्छा सर, आप 17 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो एक तो होता है ना कि आप जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे वैसे आप डिप्रेशन के भी शिकार होते हैं, आपका पेशेंस भी लूज होता है। तो उस समय कैसे आपने अपना पेशेंस को मैनेज किया, कैसे इतने दिनों तक लगातार तैयारी करते रहे सर? स्वाभाविक है, अगर असफलता मिलती है तो थोड़ा सा निराशा का भाव तो मन में जागृत होता ही है। और उस समय लेकिन एक अटूट विश्वास था अपने आप पे कि जितना हमने इसमें मेहनत किया है जिस फील्ड में, उसमें इस तरह से खाली हाथ तो नहीं जाना चाहिए। और बार बार निराशा होती थी जब मैंने आईएएस का इंटरव्यू दिया 2012 में, और बहुत नज़दीक से छूट गए आईएएस की परीक्षा में इंटरव्यू देने के बाद भी। और हमारे कई मित्र सिलेक्ट हो गए, जैसे सोमेश मिश्रा आज डीएम है, अजय कटसारिया डीएम है, तो बहुत निराशा हुई। और 2015 में आईएएस का लास्ट चांस जब दिए तो मेंस दे करके भी उस समय कई तरह की बाधाएं आई, मेडिकल इशूज से लेकर बहुत कुछ डिस्टर्बेंस था, नहीं हो सका। उसके बाद बीपीएससी का 2013 में भी मैंने इंटरव्यू दिया था, और उसके बाद 10 साल के बाद इंटरव्यू देने को बीपीएससी का मिला है 2023 में। तो इस दौरान 10 साल के दौरान बहुत उतार चढ़ाव ज़िंदगी में देखा है हमने। इस बीच 2015, 17 और 19 में यूपीपीसीएस का इंटरव्यू भी देने को मिला, लेकिन फिर फाइनल सिलेक्शन नहीं हो सका। 2015 में जेपीएससी का भी इंटरव्यू दिया, उसमें भी फाइनल सिलेक्शन नहीं हो सका। अंततः 2023 में फाइनल सिलेक्शन अभी हुआ है। तो इसमें बहुत बार निराशा का भाव आया, और कई बार तो लगा कि अब संन्यास लेने का समय आ गया है। और फिलहाल मैं संन्यास के ही मूड में चल रहा था कि लग रहा है कि इतना मेहनत करने के बाद भी नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा निराशा का भाव आ रहा था। लेकिन फिर भी सभी का आशीर्वाद का फल है, सभी बड़े बुजुर्गों का और सभी की दुआओं का असर है, भगवान की कृपा है ऊपर वाले की, कि हमको इस बार रिजल्ट आया है। मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सर, ऐसे सिचुएशन जब आते हैं, जब आप बोलेंगे कई बार आपको जो है सफलता हाथ नहीं लगती है, तो निराशा आना लाजिमी है, और आपके साथ भी हुआ। लेकिन कुछ चीज़ होता है जो आपको बार बार मोटिवेट करता है, जिसके बारे में सोच के या जिसकी बताई हुई बातों को सोच के आपको लगता है कि हमें क्विट नहीं करना चाहिए, लगे रहना चाहिए। आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला सर? देखिए, ये बचपन का सपना था। मेरे पिताजी ने बचपन में कहा था कि मेरा लड़का एक दिन आईएएस बनेगा, सिविल सर्विस को कंप्लीट करेगा, और उन्हीं का मूलतः उन्हीं का सपना था। मैं प्राइमरी विद्यालय देवस्थापुर से क्लास 1 से 5 की पढ़ाई किया, और देवस्थापुर जो इटाड़ी से ठोरा नदी पार करने के बाद था, उस समय तो पुल भी नहीं था, तो कोई विद्यालय नहीं था प्राइमरी स्कूल के बाद। तो हम लोग आए बक्सर में सिद्धनाथ घाट मध्य विद्यालय से हमने 6 क्लास पढ़ाई की। उसके बाद एमपी हाई स्कूल से बोर्ड की परीक्षा पास की। थ्रू आउट क्लास 1 से लेकर 10 तक सभी क्लास में मेरा रोल नंबर 1 रहता था। हर साल मैं सर्वप्रथम आता था, और कई बार डीएम साहब और डायरेक्टर साहब ने बुला करके हमको सम्मानित किया क्लास में टॉप करने के लिए। तो हमारे पिताजी हर बार सम्मान समारोह के बाद कहते थे मेरा बच्चा एक दिन आईएएस बनेगा और सिविल सर्विस कंप्लीट करेगा। तो मूलतः उन्हीं का सपना था। लेकिन दुर्भाग्य देखिए मेरा कि पिताजी का असामयिक निधन हो जाता है। मेरी उम्र 14 से 15 वर्ष के बीच थी, मैं अभी मैट्रिक ही पास कर रहा था, और पिताजी का निधन हो गया। और उस सपने को पंख लगने से पहले ही मैं धड़ाम से ज़मीन पर गिरा, और मुझे सारे परिवार की जिम्मेदारी मेरे सर पर आ गई। चूँकि मैं घर का अकेला पुरुष सदस्य था अब, और मेरा कोई बड़ा भाई नहीं, कोई छोटा भाई नहीं, चाचा लोग सब लोग अपना अलग अलग सबका जीवन चल रहा था। मेरे घर के आसपास दूर दूर तक चाचा का घर नहीं है, और उन लोग का शहर में घर है। तो हम लोग तो यहाँ सारिमपुर में काली मंदिर के पास सारिमपुर में रहते हैं। देख ही रहे हैं आप यहाँ की लोकेलिटी
किस तरह की है और क्या माहौल है। तो अब अकेले हमको दो दो तीन तीन बहनों की जिम्मेवारी थी, 2 बड़ी बहन, 1 छोटी बहन। तो एक बड़ी बहन की शादी पिताजी किए थे, लेकिन एक बड़ी बहन की और एक छोटी बहन की शादी हमें को करनी थी। आपने कहा कि पिताजी ने एक बार कहा था, वही बात हमें याद थी, और 14 साल की उम्र में पापा चल बसे। कब पापा ने कहा था ये बात आपसे? ये हम 9th-10th में थे, तो उस समय मतलब 12-13 साल उम्र हो रही होगी आपकी। जी। अच्छा, ये जो खुशखबरी आई है अभी कि आप SDM पद के लिए आपकी नियुक्ति हो गई है, इस खबर को माँ तक पहुँचाया आपने? मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। तो माँ भी नहीं है जी। अभी इसी साल जून में 16 जून को उनका देहावसान हो गया और उनका श्राद्ध कार्यक्रम 1 जुलाई 2023 को संपन्न हुआ। इसी साल माताजी भी मतलब हम लोग का साथ छोड़ के चली गई और लगता है कि माताजी ने ही आशीर्वाद दिया है जो हमारा ये सिलेक्शन हुआ है। आज माँ होती तो माहौल कुछ और होता। जी, माताजी की ही इच्छा थी कि मेरा सिलेक्शन हो और पिताजी का ही सपना था कि मेरा लड़का IAS बने, PCS बने और सिविल सेवा में शामिल हो। और माताजी भी रोज़ प्रतिदिन ये ख्वाब देखती थी कि मेरा बेटा इतना मेहनत कर रहा है इतना साल से, तो कम से कम किसी में IAS और PCS में किसी में उसका सिलेक्शन हो जाए। लेकिन दुर्भाग्य कहिए माताजी का भी साथ छूट गया जून में और माताजी भी स्वर्गवास अब जहाँ भी होगी स्वर्ग में, वहाँ से माताजी देख रही होंगी कि उनके बेटे ने उनके सपने को पूरा किया। सर, अब जिस तरीके से बता रहे हैं कि इस तरह का स्ट्रगल लाइफ में रहा, तो जब आप संघर्ष कर रहे होते हैं, खास करके आपको अपना परिवार देखना होता है, तैयारी करना होता है, जॉब करना होता है और एक लंबे टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आसपास या फिर रिश्तेदार में या फिर घर में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बोलते हैं क्या कर रहे हो, छोड़ तो दो, घर देखो, नौकरी देखो, कुछ और सोचो। ऐसे किसी ने कहा कि आपसे? बिल्कुल, बहुत लोगों ने कहा और इस मौके पर मैं उनका नाम लेना उचित नहीं समझता हूँ, क्योंकि सारे गिले शिकवे अब समाप्त हो गए हैं सभी लोगों से, किसी से कोई गिला शिकवा नहीं रहा। और मैं तो बस यही जानता हूँ कि इस सफ़र में जितने लोगों ने भी साथ दिया है, जिससे पथ पर स्नेह मिला उस राही को धन्यवाद। जो साथ न मेरा दे पाए उनसे कब सुनी हुई डगर, मैं भी न चलूँ तो भी क्या राही मर लेकिन राह अमर। इस पथ पर वहीं चलते हैं जो चलने का पा गए स्वाद, जिससे पथ पर स्नेह मिला उस राही को धन्यवाद। ये मेरा प्रश्न पूछने का इंटेंशन ये था कि बहुत सारे लोग जो तैयारी कर रहे होते हैं ना, वो इन चीज़ों से घबरा जाते हैं जी, और आप नहीं घबराना, तैयारी करना चाहिए, नहीं घबराना। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आप वो अपनी फीलिंग शेयर करिए कि किस तरह के हालात होते हैं उस समय। देखिए, सहयोग देने वाले हर जगह हैं और कमेंट करने वाले भी हर जगह हैं। हमारे ऑफिस में बहुत से पदाधिकारी और कर्मचारी थे जो मुझे बहुत ही सहयोग किए मेरी तैयारी के लिए। उन्होंने कहा नहीं आप तैयारी करिए, आप एकदम निकलेंगे परीक्षा में तो हम लोग का विभाग का गौरव बढ़ेगा और आपसे हम लोग का मान सम्मान बढ़ेगा, आप हमारे विभाग के गौरव हैं। और हमेशा पीठ थपथपाते थे, सहयोग भी करते थे। लेकिन कुछ लोग हर जगह होते हैं, घर परिवार में भी सहयोग करने वाले लोग हैं, सब लोग रिश्तेदारी में भी सब लोग सहयोग करने वाले हैं, मित्र दोस्त में भी है, टोला मोहल्ला में सब लोग सहयोग करने वाले हैं। लेकिन कुछ लोग तो हमेशा रहते ही हैं हर जगह, चाहे घर हो, परिवार हो, रिश्तेदारी हो या ऑफिस हो, या कुछ लोग तो होते ही हैं कमेंट करने वाले। कुछ लोग तो हाँ बिल्कुल उनको इग्नोर करना चाहिए, उनका नाम क्या लेना। कुछ लोग तो कहते थे प्रणाम DM साहब। अब जान रहे हैं कि DM का मैंने IAS का इनका अटेम्प्ट खत्म हो गया है, तो DM तो बनेगा नहीं, तब कहते थे प्रणाम DM साहब। अब उस समय कितना मैंने सवालता होगा अंदर तक ले, कितना तीर जैसा चुभता होगा, आप कल्पना कर सकते हैं। मैं जान रहा हूँ कि मैं अब DM नहीं बन सकता इस ज़िंदगी में, मतलब IAS नहीं बन सकता, IAS की परीक्षा का अटेम्प्ट खत्म हो गया, लेकिन कोई कह रहा है प्रणाम DM साहब, तो कैसा लगता होगा। तो ये बात सब हुआ। बहुत लोग कहते थे कि चले हैं IAS से बनने, असिस्टेंट का नौकरी कर रहे हैं, चले हैं IAS से बनने। जब मैं पहले शुरुआत में मेरे जॉब असिस्टेंट से ही शुरू हुई थी, आज मैं असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर हूँ और मेरे प्रमोशन के लिए भी फाइल बढ़ा है असिस्टेंट। किस विभाग में सर? जी, किस विभाग में? मैं पथ निर्माण विभाग में असिस्टेंट रिसर्च अफसर के पद पर भोजपुर पथ अंचल आरा में पदस्थापित हूँ और वर्तमान में सरकार के द्वारा मुझे बक्सर का भी चार्ज दिया गया है। तो मैं आरा बक्सर दोनों ऑफिस की जिम्मेवारी निभा रहा हूँ। और तो मेरी शुरुआत लेकिन असिस्टेंट के नौकरी से हुई। सर, एक सवाल यहीं से बनता है कि जिस तरीके से हम लोग देखते हैं कि जो लोग तैयारी करते हैं, तैयारी के पीरियड में लोग क्या होता है कि एक स्पेशल स्टडी रूम बता देते हैं, जहाँ पे कॉपी किताब रहता है, दिन रात उसी में लगे रहते हैं। लेकिन आप जॉब कर रहे थे, आप घर चला रहे थे और बाद में आपकी शादी भी हो गई, शायद बच्चे भी होंगे। 2 बच्चे हैं और यहाँ से बाहर जाके तैयारी कर रहे थे, तो पूरा टाइम मैनेजमेंट कैसे करते थे आप तैयारी के लिए?
बाहर जा कर के तैयारी करने का विशेष अवसर नहीं मिला हमें। जब भी ऑफिस से छुट्टी मिली तो 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, ठीक है, या 10 दिन, 5 दिन, 15 दिन ऑफिस ने बहुत सहयोग किया है। मैं जैसा कि आपको बताया, मैं ट्रेन में भी बुक लेके जाता था। मेरी एक आदत थी, कोई भी मैगजीन या बुक या किताब हो, जिस दिन पहला दिन खरीदा उस दिन पहला दिन पढ़ने का, ख़त्म करने का टारगेट रहता था। नहीं ख़त्म हुआ तो दूसरे दिन या तो तीसरे दिन, कई कई तो बार तो रात रात भर जग करके भी ख़त्म किया है। ये जुनून था एक पढ़ने का। सर, पापा का साथ छूट जाता है 14 साल की उम्र में, माँ 20 साल चली गई, माँ का साथ तो रहा है जी। इस पूरे जर्नी में। चूंकि आपकी शादी हो चुकी थी, वाइफ का कितना श्रेय जाता है, वाइफ को कितना क्रेडिट देते हैं? निस्संदेह वाइफ तो मान लीजिए पत्नी है, तो पत्नी तो अर्धांगिनी होती है, और अर्धांगिनी का सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं कि पुरुष और नारी एक ही गाड़ी के 2 पहिए हैं, और दोनों का सहयोग न मिले तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। तो निस्संदेह अगर आज सफलता मिली है तो उसमें पत्नी का, धर्मपत्नी का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्टडी में शायद वो भी तैयारी कराती हैं शायद बच्चों को। हाँ, तो उनका किस तरीके से एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई में? सरस्वती क्लासेज की डायरेक्टर पूजा ही हैं, और उन्हीं के मार्गदर्शन में बच्चे आगे बढ़ते हैं, और उनका सहयोग रहा है, शुरू से लेकर अंत तक सहयोग रहा है। इसमें निसंकोच मैं कभी भी कहीं से भी थक के आऊँ, अगर पुरुष कोई कार्य कर पा रहा है तो उसके पीछे उसकी पत्नी का तो हाथ होता ही है। मेंटल सपोर्ट, हर तरह का सपोर्ट होता है। हम लोग आज आपसे बात कर रहे हैं वेल ड्रेस्ड होकर के या वेल मेंटेन्ड होकर, तो हर चीज़ के पीछे पत्नी का हाथ होता है। आप जानते ही एक पारिवारिक लाइफ में पत्नी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। एक दिन अगर एक पत्नी नहीं रहे तो दुनिया पूरी बदल जाती है, और संभालना मुश्किल हो जाता है जीवन को। तो पत्नी का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है इस पूरे सफ़र में। मैं जो तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ इसमें। मेरे बच्चों का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि मेरे जो बेटी है 7 साल की, आद्या, 7 साल में अभी 2 महीना कम ही है। तो जब भी मैं ऑफिस से आता था तो ऑफिस से आने के बाद और नहाने धोने के बाद, अपना भोजन करने के बाद मैं बिछावन पे जाता था। स्वाभाविक था कि दिन भर थक के आए हैं दौड़ करके, तो थोड़ा सा पीठ को सीधा किया जाए। तो मैं पलंग पर लेटता था तो मोबाइल लेकर के ऐसे न्यूज़ देखने लगता था। तो मेरी बेटी आद्या कहती थी, पापा आप पढ़ नहीं रहे हैं, अच्छा आप मोबाइल देख रहे हैं। पापा जी आप मोबाइल देख रहे हैं, कब से मोबाइल देख रहे हैं, आप पढ़ नहीं रहे हैं। तो याद दिलाती थी कि पढ़ नहीं रहे हैं। और कान्हा जो मेरा छोटा बेटा है, अभी 4 साढ़े 4 साल का है, तो उसको मैं कहता हूँ कि कान्हा जी पढ़ाई करिए, बैठिए पढ़ने। तो आप पढ़िएगा तब हम पढ़ेंगे, आप पढ़ नहीं रहे हैं, आप पढ़िए तब पढ़ेंगे। बहुत सारे जो तैयारी करने वाले लोग होते हैं वो जानना चाहते हैं कि आपका सब्जेक्ट क्या था, उसकी स्ट्रेटजी आपने कैसे बनाई? यस। तो हम भी जानना चाहेंगे आपका सब्जेक्ट क्या था, कैसे कैसे तैयारी करी आपने? देखिए, पहले इस 67th बीपीएससी में जिसमें मैंने सफलता पाई है, इसमें मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट है हिंदी साहित्य। लेकिन इसके पहले 2 सब्जेक्ट होते थे। जब 2013 में मैंने बीपीएससी का इंटरव्यू दिया था, उस समय 2 सब्जेक्ट थे, पॉलिटिकल साइंस और हिंदी साहित्य। तो मैंने उस समय दोनों विषय को लेकर मेंस की परीक्षा क्वालिफाई की थी और इंटरव्यू दिया था। दुर्भाग्य से थोड़े नंबर से नहीं हुआ मेरा। और मैंने आईएएस में भी जब इंटरव्यू दिया था 2012 में, तो उस समय 2 विषय होते थे मेंस में। तो उस समय भी मैंने पॉलिटिकल साइंस और हिंदी साहित्य से इंटरव्यू दिया था। और उसके बाद 2015 में जब मैंने लास्ट चांस आईएएस का दिया मेंस का, तो उस समय एक ही सब्जेक्ट होता था, तो मैंने हिंदी साहित्य रखा था। बीपीएससी में भी अब एक ही मेंस में सब्जेक्ट है, तो मैंने हिंदी साहित्य रखा था। इस बार जो कंप्लीट मैंने किया है, अब तो जो परीक्षा हो रही है उसमें तो सब्जेक्ट ही हटा दिया गया है मेंस से, उसको क्वालिफाइंग कर दिया गया अब सब्जेक्ट रखने की, और उसका मेरिट में नंबर नहीं जुड़ेगा। सब्जेक्ट रखना है लेकिन वो क्वालिफाइंग नेचर का हो गया है, और मेरिट में उसका नंबर नहीं जुड़ेगा बीपीएससी में। ये जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, और आप चूँकि बहुत दौर से गुजरे हैं हर तरीके से, जी, आपके साथ कई अपनों ने साथ छोड़ा, संघर्ष था, परिवार था, जिम्मेदारी थी, इस दौर में आप पेशेंस बरकरार रखते हुए इस पद पर आए हैं। तो वैसे लोग जो तैयारी कर रहे हैं उन्हें क्या कहना चाहेंगे? जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो भी सिविल सेवा की तैयारी या आईएएस की या पीसीएस की या किसी भी फील्ड की तैयारी कर रहे हैं, मेरा उनसे वही एक ही सुझाव है कि लगातार मेहनत करिए, और मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती है। निरंतर साधना में लगे रहिए और एक न एक दिन सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। 17 साल के संघर्ष के बाद भी मुझे अगर मेरा रिजल्ट में 17वां नंबर पर, सीरियल नंबर पर दिख रहा है, तो
तो और एसडीएम का पद बिहार प्रशासनिक सेवा में चयन हुआ है। तो उदाहरण आपके सामने है कि लगातार मेहनत करने से आप भी अंततः सफलता को पा सकते हैं। असफलता से निराश नहीं होइए, क्योंकि असफलता ही सफलता की जननी है और असफलता ही सफलता की सीढ़ी के रूप में कार्य करती है।